हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रीवियस लेक्चर से हमने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन तीनों में रिलेशनशिप देखी थी इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फाइन, अब इस लेक्चर में हम फिर से रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन टीआर, एमआर एंड एआर इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमारे टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर हम बात करें कि भाई इस रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है, तो रेवेन्यू का मीनिंग होगा, अगर हम टेक्निकली देखें तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट। जो भी एक मैन्युफैक्चरर या मैं कहूं कोई भी एक प्रोड्यूसर जो गुड्स को वो बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल आउटपुट। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि हम ये मार्कर बना रहे हैं, तो हमारे लिए एज अ प्रोड्यूसर दिस मार्कर विल बी कंसीडर्ड एज फिजिकल आउटपुट। अब ये फिजिकल आउटपुट की जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, जब आप इसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, और हम इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। आप जो भी कमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जब उसको आप मार्केट में सेल करते हैं और वहां से जो भी ग्रॉस अमाउंट आपकी रिसीवेबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अच्छा, रेवेन्यू ग्रॉस अमाउंट बोला मैंने आपको। हाँ, ग्रॉस अमाउंट का मतलब होगा, लेट्स सपोज जैसे ये मार्कर 20 रुपीज का है, तो अगर मैं एक मार्कर बेचता हूं तो 20 रुपीज मुझे रेवेन्यू मार्केट से जनरेट होती है। जो भी कस्टमर मुझे टोटल अमाउंट देगा, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, बट इट इज नॉट अ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट। लेट्स सपोज 15 रुपीज कॉस्ट है, तो 5 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। बट अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे। फाइन, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू है, ये वो अमाउंट है। अच्छा देखिए, हमने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल इनपुट होता है, और फिजिकल इनपुट में पैसा हमारी जेब से लगता है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हमारी जेब से एक्चुअली जाता है। जबकि रेवेन्यू में हम पैसा निकालते हैं कस्टमर की पॉकेट से, और कस्टमर की पॉकेट से जो भी अमाउंट हमारे पास ग्रॉस अमाउंट जनरेट होता है, वो हमारा रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो हम ये पैसा रेवेन्यू का किससे लेते हैं? कस्टमर से। कस्टमर कहां पर मिलते हैं? मार्केट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेवेन्यू का डिटर्मिनेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली किस मार्केट में बैठे हुए प्रोड्यूसर हैं, किस टाइप के मार्केट में आप अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अब ये वो मार्केट नहीं जिसे हम बोलेंगे हमारे आसपास जो मार्केट है, नहीं, ये मार्केट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू का बिहेवियर, जो आपका रेवेन्यू का बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के मार्केट में अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। और देखिए, मार्केट के दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट में आपको बताऊं, दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एंड सेकंड इज व्हाट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था, रिलेशनशिप भी मैंने परफेक्ट कंपटीशन में एक्सप्लेन की थी। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है? जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट मींस ऐसा प्रोडक्ट होगा जो एग्जैक्टली सिमिलर स्पेसिफिकेशन, सिमिलर नेचर का होगा, वो कहलाएगा हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा बायर और सेलर दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म जो होंगी, ये क्या होंगी? सारी की सारी प्राइस टेकर्स होंगी। सारी फॉर्म जो होंगी अल्टीमेटली प्राइस टेकर्स होंगी। ठीक है, एनीवे और भी उसमें फीचर्स होते हैं, बट अभी मैं ज्यादा इन डिटेल में नहीं जा रहा। इसके लिए ऑलरेडी आगे एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट नाम का चैप्टर आएगा, वहां पर हम इन डिटेल इस पे डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ अभी हम सिर्फ रिलेशनशिप समझ लें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेनेशन अल्टीमेटली दे रहा हूं। एनीवे चलिए, तो ये हमारा था कौन सा केस? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, यहां पर प्राइसेस बढ़ाना पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि प्राइसेस, जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो प्राइसेस भी एग्जैक्टली होमोजीनियस होंगी, मींस सेम टू सेम होगी। एनीवे, नाउ कम टू द इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फिर 3 और कुछ लोग उसको 4 बोलते हैं, 3 से 4 सब क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर होगा कौन सा? अपना मोनोपोली। ठीक है, पहला मोनोपोली होगा, एक होगा इसमें मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक होगा, और थर्ड होगा हमारा ओलिगोपोली। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक डुओपोली भी होता है, जहां पर दो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। एनीवे, पहले हम इसको समझे। देखिए, मोनो रिप्रेजेंट्स व्हाट? सिंगल। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कौन होगा? एक सिंगल सेलर होगा, ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बहुत सारे बायर्स होंगे लेकिन सेलर एक ही होगा।
अब आप सोच लीजिए सेलर एक होगा तो मार्केट कैसा होगा उसका, वो होगा बंदा प्राइस मेकर। कौन होगा वो? प्राइस मेकर, मतलब प्राइस अपने अकॉर्डिंगली कोट करेगा मार्केट, क्योंकि वो जानता है मेरे अलावा मेरे कंपटीशन में इस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं है, तो और लोगों के पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव, उनके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे प्रोडक्ट का, और मजबूरी में लोगों को मेरा प्रोडक्ट ही परचेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये कस्टमर की साइकोलॉजी को चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। कस्टमर जो होता है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस। आप मोनोपोली में भले बैठे हैं और आप कितना महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको मनचाहे कस्टमर्स वहां पर नहीं मिल सकते, ठीक है, फाइन। मनचाहे कस्टमर तभी मिलेंगे जब आप प्राइस के साथ निगोशिएशन करेंगे। एनीवे, तो मेरा कहना यह था, यहाँ पर सिंगल सेलर होगा, प्राइस मेकर होगा, यहां पर कोई भी नए प्रोड्यूसर की एंट्री जो होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। एनीवे, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम बोले यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड इवन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर यूनिक प्रोडक्ट होगा, एक अकेला प्रोडक्ट है तभी तो मोनोपोली क्रिएट हुई है। यहां पर जो होगा जो अपने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, यहां पर प्राइस एक तरह से टेकर्स भी होंगे और मेकर्स भी होंगे, ठीक है। यहां पर हर, अच्छा, जो यहां पर प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जो होता है इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। जितने सेलर्स होंगे वो अपना अपना प्रोडक्ट मार्केट में अपने अपने अकॉर्डिंगली बेचते होंगे। जैसे अगर मैं कहूं इंडिया में मोबाइल फोन का जो मार्केट है, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज है, उनका जो मार्केट है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हमारे यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। वैसे मेजरली तो 3-4 कंपनीज के ही फोन्स बिकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ पर हैं। टूथपेस्ट बनाने वाली, टूथब्रश बनाने वाली, इस टाइप की जो कंपनीज है, सोप बनाने वाली, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। लेकिन हर एक प्रोड्यूसर अपना अपना प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंगली बनाता है और उसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन भी अपने अकॉर्डिंगली करता है। हाँ, कंपटीशन का ध्यान रखता है कि भाई कहीं ज्यादा महंगा एक्चुअली नहीं हो जाए, लेकिन जो प्राइस होगी वो प्योरली जैसा वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके अकॉर्डिंगली होगी। आप जैसे मोबाइल फोन मार्केट में देखें, भाई एंड्रॉइड फोन मार्केट में, जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो वो तो अपने आप में एक तरह का मोनोपोली हो गया, और उसके जो कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो भी अपने आप में अलग ही। बट अगर हम एंड्रॉइड फोन की बात करें तो एंड्रॉइड फोन मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, सैमसंग, रेडमी, शाओमी, जो भी आप बोलते हैं उसमें, वीवो, ओप्पो, ये सारी कंपनीज जो है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी, आप जब आप ढूंढेंगे नाम तो उसके अंदर ढेर सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। हर कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है नियर अबाउट एक जैसा होता है, उनके स्पेसिफिकेशन नियर अबाउट पास पास होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, होमोजीनियस नहीं होते, नियर अबाउट आसपास होते हैं, ठीक है। और उनकी प्राइसेस भी जो होती हैं वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, मींस आसपास ही प्राइसेस अल्टीमेटली होगी। एनीवे, तो ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, ठीक, फाइन। उसके, अच्छा, मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पर भी कस्टमर प्राइस रिस्पॉन्सिव होगा। आप प्राइसेस कम रखोगे तो नेचुरली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बिकना स्टार्ट होंगे। ओलिगोपॉली और मोनोपोलिस्टिक के बहुत सारे फीचर्स, मेजॉरिटी फीचर सेम है, सिर्फ एक यहाँ पर स्मॉल बायर्स मींस लेस नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। लेस नंबर ऑफ सेलर्स मतलब कम सेलर होंगे और बहुत सारे बायर्स होंगे। जैसे हमारे यहाँ का कार मार्केट है या कोई दूसरा मार्केट है, तो या टू व्हीलर मार्केट की अगर हम बात करें, भाई हमारे यहाँ पर टू व्हीलर में ले दे करके कुछ सिर्फ एक हम बात करें तो होंडा है, यामाहा है, उसके अलावा अपनी टीवीएस है, सुजुकी है, ये हीरो है। तो ये कंपनी जो है अल्टीमेटली हमारे यहाँ टू व्हीलर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करती हैं। और यहाँ पर वो भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिव होती है प्रोडक्ट की। वो ये देखती है कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है, वो प्राइसेस के साथ क्या खेल कर रहा है, प्राइसेस बढ़ा रहा है, प्राइसेस कम कर रहा है। अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो आप ये देखेंगे कि क्या मुझे प्राइस इसकी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अगर प्राइस इंक्रीज कर दूंगा तो क्या मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्राइस इंक्रीज करेंगे, और हो सकता है कि शायद मैं प्राइस इंक्रीज करूं तो जो पोटेंशियल कस्टमर है वो भाग करके प्राइस दूसरे प्रोड्यूसर के पास में चला जाए। या अगर मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा, नेचुरली जब मैं प्राइस डिक्रीज करूंगा तो सारे के सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्राइस अल्टीमेटली डिक्रीज करना पड़ेगी। एनीवे, तो ये हमारा ओलिगोपोली मार्केट है, बाकी सब कुछ सेम है, सब प्राइस टेकर एंड मेकर। प्राइस का डिटर्मिनेशन अपने कॉम्पिटिटर्स के रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर होता है कि कॉम्पिटिटर्स को देखा जाएगा वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का डिटर्मिनेशन हम करेंगे। टेकर भी है और मेकर भी इसमें बन जाते हैं, ठीक, फाइन। उसके अलावा ऐसा एक और होता है इसमें डुओपोली। डुओपोली जैसे हमारे यहाँ पर आजकल मोबाइल सर्विस मार्केट हो गया, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स है ना,
घूम फिर करके सर्विस प्रोवाइडर्स मेजरली दो रह गए, एयरटेल और रिलायंस जियो। उसके अलावा वीआई है लेकिन वो इतना बड़ा मार्केट कैप्चर नहीं करता, तो मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर एक तरह की डुओपोली बनके रह गई है। एनीवे, तो ये मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का फटाफट से ओवरव्यू दे दिया। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इसमें भी हम बात करेंगे अबाउट मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि ओलिगोपोली के अंदर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम जो दो एक जैसे मार्केट है जिसमें एक जैसा ग्राफ हमारा बनेगा, तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वो मार्केट है, मैंने आपको बताया चाहे मार्केट आपका कौन सा हो, मोनोपोली हो या फिर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक हो, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते जाएंगे, जैसे आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी यूनिट सोल्ड क्या होगी, अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी। इनिशियली जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तब उस वक्त आपकी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस हाई होती है, और जैसे फिर उसके बाद स्लोली स्लोली आप प्राइस को कम करते हैं, या जैसे जैसे प्रोडक्ट ज्यादा बिकना स्टार्ट होते हैं तो बंदा क्या करता है, अपने प्राइसेस को कम करता है, क्योंकि वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने लगता है अच्छा खासा, फिर उसकी जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है। तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी इस केस में, बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस के कम होने के साथ साथ ही इसकी रेवेन्यू अल्टीमेटली जनरेट, उसकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक फाइन। तो इस कंडीशन में अब रिलेशनशिप्स हमको देखना है बिटवीन टी आर, एम आर एंड ए आर। तो मैं एक शेड्यूल यहां पर बनाता हूं, फिर आपको ग्राफ के थ्रू में इनकी रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दूंगा। रिलेशनशिप समझने के लिए मैंने यहां पर एक रेवेन्यू शेड्यूल बनाया है, और यहां पर फर्स्ट कॉलम में हमारा यूनिट सोल्ड का कितनी यूनिट सेल हो रही है, और प्राइस जो है वो जैसे जैसे आपका यूनिट सोल्ड इंक्रीज होता जाएगा, प्राइस आपकी डाउन होती जा रही है। प्राइस एक यूनिट जब बेची थी, जब प्राइस 10 थी, 2 यूनिट्स पर 9, 3 पर 8, 4 पर 7, 5 पर 6, 6 पर 5 और 7 पर 4। ये तो मैंने बुक में से देखकर बनाया, तो ये वैल्यू जो है अपने आप में एक सिमेट्री के साथ में गिवन है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 1 से 10, 2 9 से 18, 3 8 से 24, 4 7 से 28, 5 6 से 30, 6 5 से 30 और 7 4 से 28, ठीक फाइन। उसके बाद फिर मार्जिनल रेवेन्यू हमने निकाला कैसे, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू 10, इससे पहले तो 0 थी, तो 10 माइनस 0 इज 10, 18 माइनस 10 इज 8, 24 माइनस 18 इज 6, 4 2 0 एंड -2, ठीक, चलिए फाइन। उसके बाद में फिर एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एन। हम टोटल रेवेन्यू को एन से डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड, ये रहा टोटल रेवेन्यू, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8, और हमेशा एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये कमोडिटी की सेलिंग प्राइस के इक्वल ही होगी। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। अब देखिए मैं इसका पहले आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ब्लू मार्कर से बनाएंगे हमारा टोटल रेवेन्यू का। 1 यूनिट के ऊपर 10 होगा, 2 यूनिट्स के ऊपर फिर 18 होगा, यस, फिर ये 16 और ये 20 18, फिर उसके बाद 3 यूनिट्स पर 24, 4 यूनिट्स पर 28 और 4 यूनिट्स पर 28, इसको थोड़ा सा इधर लेता हूं मैं, 5 यूनिट्स पर 30 और 6 यूनिट्स पर 30 और 7 यूनिट्स पर 28 अगेन, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आपने प्रोडक्शन फंक्शन में भी देखा होगा, टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ, ठीक है। तो वही सेम टू सेम स्टाइल में यहां पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी कौन सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही एप्लीकेबल होता है। एनीवे, चलिए ये हमारा टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू का ग्राफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, पहले ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद में फिर पीक पर पहुंचा और उसके बाद फिर डाउन होना स्टार्ट हो गया, चलिए फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू की, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू सबसे पहले यूनिट पर हमारा क्या है, 10 है, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा 8 हुआ, उसके बाद में फिर 6 हुआ, फिर उसके बाद में 4, फिर 2 और फिर 0 और फिर -2। ये रहा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू का मेरा ग्राफ है। अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू कहां से स्टार्ट होगा, 10, उसके बाद में फिर 9, फिर 8, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह से ये चलता जाएगा। नाउ दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, अगर आप इसमें एक पॉइंट देखें तो यहां पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6,
अब आप देखिए हमारा जो है मार्जिनल रेवेन्यू कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप के रिलेशनशिप में आप सिर्फ मार्जिनल को पकड़ कर चलें। मार्जिनल एक ऐसी वैल्यू है जो सबका डिटर्मिनेशन करती है, ठीक है। मार्जिनल कम होता जाएगा तो टोटल रेवेन्यू को भी नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। मार्जिनल जीरो हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पर पहुंच के रुक जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू नीचे को आएगा तो एवरेज रेवेन्यू भी उसके साथ साथ नीचे को आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखें टीआर और एमआर के बीच में रिलेशनशिप, तो देखिए यहां पर क्या था, व्हेन टीआर इंक्रीजेस एमआर इज पॉजिटिव, ठीक है। एमआर जो था अपना पॉजिटिव था, लेकिन ये इंक्रीज किस रेट से हो रहा है, एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये डिक्रीजिंग रेट से होगा। तो फर्स्ट सेकंड क्या होगा, टी आर इज मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम था, एम आर इज व्हाट, जीरो। उसके बाद टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो एम आर विल बी नेगेटिव, ठीक है। एम आर क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं एम आर नेगेटिव हो गया, ठीक, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, ए आर और एम आर के बीच में रिलेशनशिप, देखिए दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एम आर जो है पूरे उसमें हमेशा नीचे, और ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं, याद रखिएगा इस रिलेशनशिप को, कि अगर एम आर बढ़ेगा तो वो हमेशा ए आर से ज्यादा होगा। याद रखना हमेशा, हाँ, कि जब भी एम आर अगर इंक्रीज होगा तो वो एम आर क्या, मैं मार्जिनल की बात कर रहा हूं, आर हटा दे इसमें से, कि जब भी मार्जिनल बढ़ता है तो वो ए से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। ए से हमेशा ज्यादा होगा। उसके बाद एम जब गिरना स्टार्ट होता है तो वो हमेशा ए से कम हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है कंपैरेटिवली वो एवरेज से ज्यादा होती है, उसमें प्रोपोर्शन रेट जो होता है वो एवरेज से ज्यादा होता है। और एवरेज में क्योंकि वो एवरेज है तो बढ़ी हुई वैल्यूज को भी वो कंसीडर कर रहा है, तो उसमें डाउनफॉल में भी इतना एकदम से डाउनफॉल नहीं आता और इंक्रीमेंट में भी इतना इंक्रीमेंट नहीं आता, ठीक, फाइन। दूसरी बात कि मार्जिनल में भी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव, बट एवरेज कैन नेवर बिकम नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव। एवरेज कभी जीरो और नेगेटिव होगा ही नहीं, मार्जिनल कितना भी नेगेटिव में अल्टीमेटली चला जाए, ठीक है, फाइन। तो अगर हम यहां पे रिलेशनशिप देखें तो हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप क्या बनती है इसमें, कि एम आर इज ऑलवेज लेसर देन व्हाट ए आर, ठीक है। बोथ कर्व्स आर डाउनवर्ड्स स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, दोनों कर्व जो हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है, ठीक है। एम आर कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक है। और ए आर कैन नेवर बी व्हाट, नेगेटिव। ए आर कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा नॉर जीरो, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, फाइन। तो ये हमारी रिलेशनशिप इसकी ए आर और एम आर की होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर देखें आप, ये क्या है, अपना जो टोटल रेवेन्यू है ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता तो फिर ये भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता। और ये कैसे मालूम पड़ता है, ये हमें इसके शेप से मालूम पड़ता है। ये जो शेप है ये क्या है, इसका फ्लैटर है, ठीक है। और इंक्रीजिंग रेट होता है तो वो स्टीपर होता है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, फाइन। तो कहने का मीनिंग है कि टोटल रेवेन्यू की चाल हो, एवरेज रेवेन्यू की चाल हो, घूम फिर करके वो किसके ऊपर आती है, मार्जिनल के ऊपर ही अल्टीमेटली आती है। अच्छा, ये जो मैंने आपको ग्राफ और शेड्यूल बताया ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए था। इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में और दोनों में एक जैसा बनता है। ओलिगोपोली के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अब ये रिलेशनशिप क्लियर होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा आपको पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स।